नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। इजराइल में वहां के रक्षा मंत्री कार्ड्स और वहां का जो आईडीएफ का चीफ है, आर्मी का चीफ है जमीर, उसके बीच में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कार्ड्स लगातार बयान दे रहा है और जमीर ने कहा है कि मुझे पता है कि नेतन्याहू और उसकी फैमिली मेरे खिलाफ हो गई है, वो मुझे मेरी पोस्ट से हटाना चाहते हैं। दरअसल नेतन्याहू की वाइफ ने और उसके बेटे दोनों ने जमीर के खिलाफ बयान दिया था। अब देखिए, आर्मी का जो चीफ है वो जानता है हकीकत। उसको पता है कि गजा में अगर जमीनी लड़ाई में फंसेंगे तो जाने कितने लोग मारे जाएंगे और कितना नुकसान होगा। उसको यह भी पता है कि आर्मी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, 2 साल से लड़ते लड़ते थक गई है। उसको यह भी पता है कि 2 लाख रिजर्विस्ट की उसको जरूरत है और रिजर्विस्ट जो हैं वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसीलिए वो कई बार कह चुका है कि यह बेकार की बात है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि पब्लिकली उसने भी कहा है कि आर्मी तैयार है लड़ने के लिए, पब्लिकली तो कहना ही पड़ता है। यह दूसरा आर्मी चीफ है जिसके पीछे पड़ा हुआ है नेतन्याहू। इसके पहले जो आर्मी चीफ थे हर्जी हलेवी, उनको भी उनके पद से हटाया गया था क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि गजा में अब और लड़ाई जारी रखने का कहीं कोई मतलब नहीं है, अब लड़ाई बंद होनी चाहिए। उनकी वाइफ ने, उनकी जो पत्नी है शेरोन हलेवी, उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि एक रात उनके हस्बैंड उठे और उन्होंने कहा कि गजा को बर्बाद किया जाएगा। नेतन्याहू चाहता है कि गजा को बर्बाद कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बात 7 अक्टूबर के बहुत पहले की है। 7 अक्टूबर के बाद नहीं, 7 अक्टूबर के बहुत पहले नेतन्याहू ने अपने आर्मी चीफ से कह दिया था कि गजा को किसी बहाने बर्बाद करना है। 7 अक्टूबर को लेकर बहुत सारी थीरीज हैं। एक थीरी यह भी कहती है कि जानबूझ के उस दिन सुरक्षा कमजोर कर दी गई थी। पहले से नेतन्याहू के पास इस बात की सारी इंटेलिजेंस थी कि आज हमला होना है, जानबूझकर सुरक्षा कमजोर कर दी गई थी ताकि आराम से अंदर हमास के लोग आ सके और ज्यादा बड़े पैमाने पर चीजें हो ताकि बदला लेने के बहाने वो गजा को बर्बाद कर सके, तबाह कर सके। हलेवी की वाइफ का जो बयान आया है वो यही बता रहा है कि ये सब प्लानिंग पहले से थी। तो जो अंधभक्त आईटी सेल के ट्रॉल, आईटी सेल के कूली दिन रात 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर करते रहते हैं, जो इंटरनेशनल गोदी मीडिया 7 अक्टूबर करता रहता है, उसको इजराइल के एक्स आर्मी चीफ की वाइफ का यह वीडियो देखना चाहिए और उसके बाद यह पूछना चाहिए सवाल कि 7 अक्टूबर के पहले नेतन्याहू अपने आर्मी चीफ के साथ कैसे यह प्लान बना रहा था कि गजा को तबाह किया जाएगा। और एक और बात बता दूं, हलेवी साहब हयात हैं, जिंदा हैं वो। तो अगर उनकी वाइफ ने कोई बयान दिया है, अगर उनकी वाइफ ने किसी इंटरव्यू में कुछ कहा है, तो उसमें उनकी भी सहमति रही होगी। यानी वो चाहते हैं, एक्स आईडीएफ चीफ चाहते हैं कि दुनिया इस बात को जाने कि गजा की तबाही नेतन्याहू ने पहले ही प्लान कर ली थी, उसका 7 अक्टूबर से कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल एक आईडीएफ चीफ को हटा दिया गया था क्योंकि वो गजा में लड़ना नहीं चाहता था। और अब जो दूसरे आईडीएफ चीफ बनाए गए उसकी जगह पर जमीर, उनको भी लगातार हटाने की बात हो रही है क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि गजा के अंदर लड़ाई हो। इन सबके बीच अपनी जनता को बहकाने के लिए नेतन्याहू ने एक बयान दिया है। ये जो बयान है वो ये है कि मैं एक ग्रेटर इजराइल का सपना लेकर चल रहा हूं। ग्रेटर इजराइल के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ग्रेटर इजराइल का मतलब है जॉर्डन का एक हिस्सा होगा, सऊदी अरबिया का एक हिस्सा होगा, लगभग सारे अरब मुल्कों का एक हिस्सा होगा जिस पर वो कब्जा करके ग्रेटर इजराइल बनाएगा। ये लोगों को ख्वाब दिखाने के लिए है। हमारे यहां भी अखंड भारत की बात की जाती है, लेकिन अरब मुल्क अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं और इसके बाद भी नेतन्याहू की हां में हां मिला रहे हैं, ईरान से रॉकेट आता है तो उसको रास्ते में रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी बर्बादी, अपनी तबाही खुद लिख रहे हैं। अमेरिका की गुलामी करते हुए अपनी बर्बादी खुद लिख रहे हैं। आज नहीं तो कल नेतन्याहू उधर भी जा सकता है, लेकिन अभी तो वो गजा में बुरी तरह से फंसा हुआ है। एक तो दुनिया भर से प्रेशर लगातार उसके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। अनस की जिस तरह से हत्या हुई, अल जजीरा के पत्रकार थे जो अनस, 30 साल का लड़का, उसकी जिस तरह से हत्या हुई,
उसके बाद सारी दुनिया में माहौल नेतन्याहू के और ज्यादा खिलाफ हो गया है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो ओस्लो हो, स्वीडन की राजधानी ओस्लो हो, चाहे ब्रिटेन का मैनचेस्टर हो, चाहे कनाडा का वैंकूवर हो, इन सारी जगहों पर जुलूस निकले हैं। इन सारी जगहों पर अनस की जिस तरह से हत्या हुई है उसकी मुखालफत हुई है। सबसे मजेदार जो बयान है, मजेदार नहीं है लेकिन जिसको पढ़ के आश्चर्य होता है, वो है यूके इन जेरूशलम का। यानी यूके की, इंग्लैंड की जो एम्बेसी है जेरूशलम में, उसने बयान दिया है कि जिस तरह से पत्रकारों को मारा गया है वो गलत है। इंग्लैंड के अपने अखबारों ने कल छापा कि जिनको मारा गया, अनस को मारा गया, वो शायद हमास का मेंबर था। इससे बड़ी नीचता कोई नहीं हो सकती। परसों जो वीडियो मैंने किया था उसमें मैंने बताया था कि एक बम धमाके में उसकी दाहिनी आंख, दाहिना कान, ये सब इतना कमजोर हो गया था कि वो किसी आर्मी में हो ही नहीं सकता है। अब उसकी तस्वीर अगर याह्या सिनवार या किसी के साथ है, उससे वो हमास का मेंबर हो गया। ऐसे तो बीजेपी के नेताओं के साथ पता नहीं कितने पत्रकारों की तस्वीरें हैं, तो उन सबको बीजेपी का मेंबर मान लिया जाए। नेतन्याहू के साथ जिन भारतीय पत्रकारों की तस्वीरें आई हैं उनको ज़ायनिस्ट मान लिया जाए। पत्रकार तो सबसे मिलते जुलते हैं, तो पत्रकारों की तस्वीर से क्या साबित होता है आप भी समझ सकते हैं। और आज यूके इन जेरूशलम ने, यानी जेरूशलम में यूके की जो एम्बेसी है, उसने ये बयान देकर साफ कर दिया कि पत्रकारों की हत्या को सारी दुनिया में सीरियसली लिया गया है। भारत के अंदर ज्यादा लोगों ने तो इस पर बात नहीं की, लेकिन कल प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में सीधे सीधे इजराइल को 60,000 लोगों का हत्यारा, जेनोसाइडल बताया और शर्मनाक बताया इस बात को कि मोदी सरकार जो है इस पर खामोश बैठी हुई है। इसके अलावा अनस के ऊपर भी उन्होंने एक अलग से ट्वीट किया। मजेदार बात यह है कि भारत सरकार से या मोदी सरकार से तो इसका जवाब नहीं आया, लेकिन भारत में जो इजराइल का राजदूत है उसने इसका जवाब दिया। मैंने तुरंत इसकी मुखालिफत की। मैंने कहा पहली बात तो यह कि इजराइल जेनोसाइडल है, यह सारी दुनिया जानती है। दूसरी बात, भारत के एक एमपी के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की बदतमीजी कैसे कर सकता है इजराइल का एम्बेसडर। कल मैंने अपने लाइव चैनल पर एक वीडियो भी इस पर किया और उसके बाद मैंने देखा कि हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेसियों ने तो उन इजरायली एम्बेसडर का वो हाल किया है, इतनी गालियां दी हैं, इतना ज्यादा कोसा है कि वो भी सोच रहा होगा कि किस बुरी घड़ी में प्रियंका गांधी को बोलने गया। और कांग्रेसियों के अलावा आम लोगों ने भी वहां जाके खुल के लिखा है कि यह अमेरिका नहीं है जहां तुम्हें पाला जाएगा, यह अमेरिका नहीं है जहां तुम्हारी बदतमीजी सारी बर्दाश्त कर ली जाएगी, यह अमेरिका नहीं है जिसको तुम अपना दूसरा घर समझते हो, यह हिंदुस्तान है। और यहां की सरकार भले झुक गई हो इजराइल के सामने अपने घुटनों पर, लेकिन यहां की आवाम का बड़ा हिस्सा आज भी फलस्तीन के साथ है। एम्बेसडर साहब सोच रहे होंगे कि उनको तो लगा होगा कि पूरा भारत इजराइल के साथ है, ये कौन प्रियंका गांधी आ गई इजराइल के खिलाफ बोलने। लेकिन लिखने के बाद उनके समझ में आ गया होगा कि सरकार भारत नहीं है, वोट चोरी करके बनी हुई सरकार भारत नहीं है। भारत के हिंदू, मुसलमान, सबका बड़ा हिस्सा जो है वो फलस्तीन के साथ खड़ा है और साफ साफ देख पा रहा है कि इजराइल किस तरह से जेनोसाइड कर रहा है। और भारत क्या, सारी दुनिया ये बात देख रही है। आज एक लेटर जारी हुआ है और ये लेटर 28 मुल्कों ने इस पर सिग्नेचर किया है। 28 यूरोपीय मुल्कों ने इस पर सिग्नेचर किया है। यह गजा के अंदर जिस तरह से भूख का हाल है, जिस तरह से बाकी सारी चीजें हैं, उनकी मजम्मत करता है। इनमें से कुछ मुल्कों का नाम मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, साइप्रस, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, जापान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूके यानी इंग्लैंड और इस तरह के कई और मुल्क। 28 मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ इस कागज पर साइन किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पहले ही यह बयान दिया था, वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने जा रहे हैं। उसके तुरंत बाद उनका एक और वीडियो आया है जिसमें उन्होंने इजराइल की एक बार फिर से मजम्मत करते हुए कहा है कि नेतन्याहू इज इन डिनायल। इस बार सीधा नेतन्याहू के ऊपर हमला किया है कि वो डिनायल में है, वो सच को देखना ही नहीं चाहता। वो सच जो सारी दुनिया के सामने आ चुका है कि पत्रकारों की हत्या हो रही है। और एक बार यहां पे रोक के मैं आपको बता दूं कि इजराइल जो ये पत्रकारों की हत्या कर रहा है वो यूं ही नहीं हो जा रही है।
बहुत प्लान तरीके से हो रही है। इजराइल की आर्मी में पत्रकारों की हत्या करने के लिए अलग से यूनिट बनाई गई है जो पत्रकारों के ऊपर इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है, और यह इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में तो ब्रिटेन भी उसकी मदद करता है, और इस इंटेलिजेंस के सहारे उन पत्रकारों को मारा जाता है, उन सहाफियों को मारा जाता है जो फलस्तीन की आवाज बन चुके हैं। और सारी दुनिया अब यह जान चुकी है, सारी दुनिया के अखबारों में यह खबरें हैं। आपको गार्जियन में यह खबर मिल जाएगी, हर जगह यह खबर मिल जाएगी कि किस तरह से एक पत्रकार को और उसके साथियों को इजराइल ने कोल्ड ब्लड मर्डर किया है, हत्या की है उनकी। यह कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, यह सीधा सीधा मर्डर है, सीधी सीधी हत्या है ये। और इजराइल यह सब देखना नहीं चाह रहा है। नेतन्याहू भाषण देता है, ईरानियों से अपील करता है सरकार बदलने की। अरे तुम देखते रहना, कहीं तुम्हारे नीचे से कुर्सी ना खींच ली जाए। पूरा इजराइल तुम्हारे खिलाफ धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार आवाजें उठ रही हैं, लेकिन वही है, जब पागलपन छाता है तो अपने सामने की चीज दिख नहीं पाती है। हिटलर देख नहीं पा रहा था कि किस तरह से जर्मनी हारती चली जा रही है। मुसोलिनी देख नहीं पा रहा था कि कैसे वो तबाह बर्बाद हो चुका है। नेतन्याहू भी नहीं देख पा रहा है कि कैसे वो खुद बर्बाद हो रहा है। उसका आर्मी चीफ लड़ने को तैयार नहीं है। आर्मी चीफ को उसका बेन ग्वेर कहता है कि हटा दो। पिछला जो आर्मी चीफ था वो अपनी बीवी से बयान दिलवाता है कि 7 अक्टूबर से पहले ही नेतन्याहू ने तैयारी कर ली थी गजा को बर्बाद करने की, अंदर ही इतने सारे रप्चर हो गए हैं। और मैं बता दूं, अमेरिका का जो ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन है, एक यहूदियों का ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी खबर है कि उसके अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थकों और विरोधियों के बीच में लगातार विवाद चल रहा है। बहुत सारे ऐसे यहूदी हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि ये जो जेनोसाइड हो रहा है, ये जो स्टारवेशन, भुखमरी हो रही है, गजा को जानबूझकर भूखा रखा जा रहा है, वो गलत है। और अमेरिका के एक ज्यू ऑर्गेनाइजेशन ने $1 मिलियन भेजने का तय किया है गजा के लोगों के लिए, और यह सब नेतन्याहू को दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि नेतन्याहू इज इन डिनायल, और उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेतन्याहू हैव लॉस्ट द प्लॉट। नेतन्याहू जो है, षड्यंत्र जो बना रहा था, जो परसेप्शन बना रहा था, वो खत्म हो चुका है। नेतन्याहू हार चुका है अपने प्लॉट को। यानी नेतन्याहू जितना भी नाटक करे, दुनिया उसकी हकीकत समझ रही है। ठीक है, अमेरिका जब तक साथ खड़ा है, कितने दिन साथ रहेगा? ट्रंप किसी का नहीं हुआ तो इनका भी कितने दिन होगा, देखना है। वरना पूरी दुनिया समझ चुकी है कि नेतन्याहू एक हत्यारा है, एक जेनोसाइडर है। नरेंद्र मोदी अगर इस पर चुप हैं तो यह शर्मनाक बात तो है। अगर इस पर प्रियंका गांधी सवाल उठाती हैं तो यह उनका हक है। पहले भी प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों ने इजराइल और गजा की आवाज उठाई है। मैं तो अपील करता हूं हिंदुस्तान के हर इंसान से, दुनिया के हर इंसान से, कि अगर गजा पर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आपकी इंसानियत में दिक्कत है। आपके दिल में इंसान नहीं कोई और रहना शुरू कर चुका है। आपकी नफरत ने आपको तबाह बर्बाद कर दिया है। आपके डर ने आपको इंसान छोड़ा ही नहीं है। इसलिए अगर इंसान है तो आगे बढ़िए और गजा पर आवाज उठाइए। सारी दुनिया आवाज उठा रही है। अगर आप खामोश रह जाएंगे तो कल को जब अपना चेहरा आईने में देखेंगे तो शर्म आएगी कि जब दुनिया एक अन्याय के खिलाफ खड़ी थी तो आप हक के साथ खड़े नहीं हो पाए। आपको मैं बताऊं कि यूरोप की हालत यह है कि नॉर्वे जैसे देश में इजराइल के समर्थकों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। पूरे यूरोप में आवाम खास तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ है। साउथ अफ्रीका को ले लीजिए, एशिया के ज्यादातर मुल्कों को ले लीजिए, हर जगह नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठ रही है। हर तानाशाह को लगता है कि बस वो जो चाहेगा वो कर लेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का सपना देखते देखते जो इजराइल आज है उसको भी बिखेर दे। उसके व्यवहार का क्या असर हुआ है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जोलानी और सीरिया पूरी तरह से उसकी गोद में बैठे हुए थे। वो हमले कर रहा था फिर भी खामोश बैठे हुए थे। गोलानी हाइट्स पे कब्जा हो गया लेकिन वो खामोश बैठे हुए थे। रशिया को बाहर जाने को कहा जा रहा था। अब क्या हुआ है? इजराइल की बदतमीजियां जिस तरह से बढ़ी हैं, जिस तरह से सीरिया के अंदर उसका दखल लगातार बढ़ा है, अब सीरिया मिन्नतें कर रहा है रशिया से कि पुरानी जो पोजीशंस थी उन पे आ जाइए, पेट्रोलिंग शुरू कर दीजिए, अपनी आर्मी यहां पर भेज दीजिए ताकि इजराइल हमारे ऊपर हमले करने की हिम्मत ना कर सके। जिस सीरिया को, जिस जोलानी को सर पे चढ़ा के
नेतन्याहू ने असद को बाहर किया था, वही जोलानी अब रशिया से कह रहा है कि अपने पोस्ट फिर से बना लीजिए ताकि हमको इजराइल से बचाया जा सके, ताकि इजराइल और ज्यादा परेशान ना करे। उधर लेबनान में जहां इजराइल और अमेरिका के गुलाम, जो नए उसके सरकार नहीं उसकी सरकार है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं, वहां एक सर्वे का नतीजा आया है जिसमें ज्यादातर लेबनानियों ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह से हथियार छीना जाए। वो जानते हैं कि जिस दिन हिजबुल्लाह से हथियार छीना जाएगा उस दिन जैसे केक पर चाकू चलता है वैसे लेबनान के अंदर घुसता चला आएगा इजराइल। और मैंने आपसे कहा था कि इस बार ईरान खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि लेबनान और हिजबुल्लाह अगर हाथ से चले गए तो उसकी ताकत आधी भी नहीं रह जाएगी। तो वहां पर पहुंचे हैं अली लारिजानी। अली लारिजानी जो थे वो पहले खामनेई साहब के विशेष सलाहकार थे, अब उनको ईरान की जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उसका सेक्रेटरी यानी कि सदर बनाया गया है, चीफ बनाया गया है। वो पहुंचे हैं बेरूत, और बेरूत में जब वो पहुंचे तो लेबनीज सड़कों पर निकल आए उनका स्वागत करने के लिए। वहां लगातार उनकी मीटिंग्स चल रही हैं और बयान ये जारी हुआ है कि लेबनान में जो कुछ हो रहा है ईरान उससे आंख नहीं मूंदेगा। इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की जो साजिश चल रही है उस साजिश को ईरान नहीं पूरा करने देगा। तो लेबनान में हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना एक तो वहां की आर्मी के बस का है नहीं, और दूसरा ये कोशिश भी होगी तो इस बार ईरान खामोश नहीं बैठेगा। एक बड़ी खबर गजा से आ रही है, जब मैं ये शूट कर रहा था तभी ये खबर लगातार आ रही है, और वो ये है कि हमास का डेलीगेशन फिर से पहुंचा हुआ है कैरो। काहिरा न्यूज जो मिस्र की एजेंसी है उसमें यह खबर आई और फिर बाकी जगहों पे खबर आई। उसका यह कहना है कि इजिप्ट और जॉर्डन एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए। काहिरा न्यूज का यह कहना है कि इजिप्ट और जॉर्डन अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि 60 दिन का सीज फायर हो जाए। इसका जो पहला राउंड 60 दिन का कहा जा रहा है उसमें हमास के हाथ से वहां की सत्ता छीनी जाएगी, जिसके लिए हमास तैयार हो गया है कि ठीक है भाई, हम एडमिन नहीं संभालेंगे। और कहा यह जा रहा है कि इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरबिया मिलकर वहां का जो प्रशासन है वो फिलहाल संभालेंगे और उसमें पीए यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी रोल दिया जाएगा। आपको याद दिला दूं कि इजराइल ने कहा था कि जो नई गवर्नमेंट वहां पर बनेगी उसमें पीए नहीं होगा, लेकिन वहां कहा जा रहा है कि पीए उसमें होगा। अमेरिका इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल यह है, या एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के एक फलस्तीनी बिजनेसमैन है समीर हालिया, और समीर हालिया ने यह कहा है कि व्हाइट हाउस ने मुझसे कहा है कि आप जाकर गजा में गवर्नर की कुर्सी संभालो, यानी गजा का गवर्नर एक फलस्तीनी ही होगा जो अमेरिका में रहता है और अमेरिका में वो जो है बड़ा बिजनेसमैन है। और समीर हालिया जो होगा वो पीए से भी उसकी बात हुई है और उसका कहना है कि 5 साल के लिए गजा का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से चलेगा जिसमें इजिप्ट मदद करेगा, जॉर्डन मदद करेगा, सऊदी अरबिया मदद करेगा। $56 बिलियन की रकम ये लोग देंगे जिससे गजा को दोबारा बसाया जाएगा। तो अगर समीर हालिया को अमेरिका सीधे वहां पर गजा का कमिश्नर तैनात करने वाला है बिना तेल अवीव से यानी बिना इजराइल से पूछे हुए, और अचानक से सीज फायर की बातें दोबारा शुरू हो गई हैं जिसमें अमेरिका का बड़ा रोल है, तो ये अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस पर नजर बना के रखनी होगी कि अगले 2-3 दिन में कोई बड़ी खबर आती है क्या, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं एक बार समझौता हो, इजराइल अपनी सेना हटा ले गजा के अंदर से और बदले में सारे जितने होस्टेज हैं उनको एक साथ रिहा कर दिया जाए। पहले ही हमास कह चुका है कि अगर इजराइल अपनी आर्मी को हटा लेता है तो हम सारे होस्टेजेस को रिहा कर देंगे, और इसके साथ अगर हमास जो है वो गजा का एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ने को तैयार हो जाता है और सऊदी अरबिया, इजिप्ट और जॉर्डन के भरोसे वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है वो फाइनली देखना होगा। अभी की हकीकत तो ये है कि लगातार गजा पर बमबारी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 89 लोग मारे जा चुके हैं। क्या अमेरिका इस बमबारी को रुकवाएगा, इस युद्ध को रुकवाएगा? क्या वहां के रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ में जो लड़ाई चल रही है वो और बढ़ेगी? क्या होगा यह आगे देखना होगा, और जैसे जैसे जो कुछ होगा लगातार मैं अपडेट करता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहिए, हमारी ताकत बने रहिए। अगर मुमकिन हो तो ज्वाइन का बटन दबाकर या फिर सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमारी मदद कीजिए। आप हमारे साथ हैं तो यकीन जानिए
कि हम लगातार हक की बात बिना किसी से डरे, बिना झुके करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।